रक्त का आदान प्रदान, देना व रक्त का आदान व जिसे हम कह सकते हैं संग्रहण, यानी ट्रांसफ्यूजन किसी को देना, कलेक्शन यानी रक्त का किसी से संग्रहण करना, यह दोनों आपस में मिलकर के जिसे हम कह सकते हैं रक्तादान, यानी रक्त का आदान प्रदान, किसी से रक्त लेना और किसी को देना, ये हो गया आदान प्रदान। अच्छा, अगर हम बात करें कि रक्तादान सबसे पहले किसने किया, तो बता दूं आपको 15 जून 1667, 15 जून 1667 को फ्रांस का एक चिकित्सक था, एक डॉक्टर था जिसका नाम था जीन बैप्टिस्ट डेनिश। देखिए अजनबी है, अजीब नाम है, याद नहीं रहता, हमें भी पता, ये याद रखना डेनिश कि सबसे पहले रक्तदान किसने और कब करवाया, 15 जून 1667 को फ्रांस के चिकित्सक जीन बैप्टिस्ट डेनिश ने करवाया। तो किसने करवाया, 15 वर्षीय बालक में भेड़ का रक्त प्रवेश करवाया, भेड़ का रक्त प्रवेश करवाया। ध्यान रहे किस तरह से प्रवेश करवाया। अब अभी तो वैसे प्रतिबंध लगा हुआ है, तो उस समय 1667 के अंदर भेड़ का रक्त इस बालक में प्रवेश करवाया 10 वर्ष के बाद ही, यानी उस बालक की मृत्यु हो गई थी 10 वर्ष बाद 1677 में। भेड़ यानी कि जानवरों का रक्त मनुष्य में प्रवेश करवाए। इस पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया, इसको निषेध कर दिया कि हम मनुष्य के अंदर जानवरों का रक्त प्रवेश नहीं करवा देंगे। तो रक्त का आदान प्रदान, इधर उधर चढ़ाना, यानी कि ट्रांसफ्यूजन और कलेक्शन, वो कहलाता है रक्तदान। अच्छा, रक्तदान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों करते हैं रक्तदान, उस पर चर्चा करते हैं। किस वजह से रक्तदान किया जाता है, वो बात करते हैं। रक्तदान की आवश्यकता अगर बात करें कि जैसे रक्त की कमी होने पर, सीधी सादी बात है, सब होने पर कॉमन सेंस की बात है कि रक्त की कमी होगी तभी रक्तदान की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन रक्त की कमी क्यों होती है, दुर्घटना के कारण अगर किसी को एक्सीडेंट हो जाता, उस स्थिति के अंदर बीमाणु की कमी होने पर तब करवाया जा सकता है। अच्छा, शल्य चिकित्सा के दौरान अगर किसी का बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है, उसमें खून की कमी होगी या खून खराब होने जा रहा है, तो उस स्थिति के अंदर रक्तदान की आवश्यकता पड़ती है, यानी दूसरे का रक्त लिया जाता है और दूसरे के अंदर मरीज में छोड़ा जाता है। जिसका लिया जाता है वो डोनेटर है, ठीक है, जिसने डोनेट किया है, जिसके अंदर चढ़ाया जाता है वो मरीज है, पेशेंट है, शल्य चिकित्सा के दौरान। अच्छा, बीमारी होने पर, बीमारी यानी सिकिल सेल एनीमिया या रक्ताल्पता, खून की कमी, इसे कह सकते हैं रक्ताल्पता के दौरान। सिकल सेल एनीमिया है जिसके अंदर आरबीसी की सतह, आरबीसी की पूरी जो संरचना वो दराती की भांति हो जाती है, जिसे सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। दांतर कोशिका रक्ताल्पता ये रोग है। तो ये स्थिति है जिसके अंदर जैसे हीमोफीलिया
रोग होने पर, इन सभी स्थितियों में रक्ताधान की आवश्यकता पड़ती है। तो ये आपके सामने है फ्रेंड्स। अब आप भी पढ़ करके, जैसे कोई टॉपिक पढ़ा, अब वो बार बार याद करने पर भी याद नहीं रहता, तो उसको पढ़ करके, ठीक है, फिर रफ कॉपी में बिना देखे लिखने की कोशिश करोगे। जितना आप लिखोगे, जितना आप रिटर्न करोगे, उतनी ज्यादा आपकी मेमोरी है वो बढ़ती जाएगी। अब हम बात करते हैं इसकी आवश्यकता पूरी होगी, तो अगला पॉइंट हमारा आ रहा है रक्त का संग्रह। देखिए, रक्त संग्रह, कलेक्शन ऑफ ब्लड, किस तरह से कलेक्शन किया जाता है। सबसे पहले तो क्या किया जाता है, दाता का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। स्वास्थ्य परीक्षण, हेल्थ टेस्ट किया जाता है कि कहीं वो बीमार तो नहीं, किसी प्रकार का उसके अंदर रोग तो नहीं है। स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद में रक्त को परवेशनी नलिका की सहायता से, परवेशनी नलिका, यानी रक्त को कलेक्शन किया जाता है। कलेक्शन किससे करेंगे, दाता से ही करेंगे। तो रक्त का दान करना चाह रहा है, रक्त को परवेशनी नलिका की सहायता से। तो परवेशनी नलिका बिल्कुल बारीक नलिका होती है, जिसकी वजह से रक्त को दूसरे, यानी कि एक थक्का रोधी थैली होती है, परवेशनी नलिका की सहायता से। आपको पूछा जा सकता है कि रक्त का संग्रहण किस प्रकार से किया जाता है, तो ये उसके चरण है, किन चरणों के अंदर किया जाएगा। रक्त को परवेशनी नलिका की सहायता से निर्जमीकृत, यानी जिसके अंदर किसी प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु नहीं है, रोगाणु नहीं है, निर्जमीकृत थक्का रोधी थैलियों में एकत्रित किया जाता है। अब जैसे ही रक्त एकत्रित हो गया, तो वो हो गया संग्रहित रक्त। संग्रहित रक्त कहाँ रखा जाता है, संग्रहित रक्त को प्रस्थित भंडारण में रखा जाता है। प्रस्थित भंडारण या भंडार गृह में एकत्रित किया जाता है या रखा जाता है। क्यों, ठंडी जगह पर क्यों रखते हैं, इसका कारण क्या है, ताकि सूक्ष्म रोगाणु की वृद्धि नहीं हो, क्योंकि बिना ठंडी जगह पर रखने से इसके अंदर सूक्ष्म रोगाणु पैदा होंगे और वो धीरे धीरे रक्त है वो खराब होने लग जाएगा। अच्छा, एक हम बात करें दूध की। दूध को आप बार बार या तो गर्म करते हो, 70 डिग्री टेम्परेचर पर दूध उबलता ही है, गर्म हो जाता है। तो दूध को गर्म करो या दूध को ठंडा फ्रिज में रखते हैं गर्मियों के दिनों में, और ठंडा रखने की वजह से दूध फटता नहीं, और दूध फटता लैक्टोबैसिलस जीवाणु की वजह से। अगर हमने उसको लगातार ठंडी जगह पर रखा तो कुछ जीवाणु है उसके अंदर, तो भी वृद्धि नहीं कर पाएगा। तो इसी स्थिति के अंदर इसलिए इसको ठंडी जगह पर, तो उसका कारण जानना, तो साइंस का एक ही मतलब है कि हर एक वर्ड है उसका अर्थ जानना बहुत ही जरूरी है। अगर हमने वर्डों का अर्थ जान लिया तो हम आसानी से सफल हो सकते हैं, आसानी से नंबर इनके अंदर ला सकते हैं। अच्छा, उसके बाद में संग्रहित रक्त की संग्रहित रक्त का रक्त समूह है वे RH कारक को पहचाना कि ये रक्त कौन सा है, पहचान उसके ऊपर लेबल लगा दिया जाता है कि ये B पॉजिटिव है। अब जब भी भविष्य के अंदर किसी को जरूरत पड़ेगी
तो उसके अंदर आसानी से उसको रक्त चढ़ा दिया जाता है। नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट, दाता को, अगला जो चरण है रक्त संग्रहण, दाता को कुछ समय के लिए, जो रक्त दाता है कुछ समय के लिए, दाता को कुछ समय के लिए चिकित्सक की देख रेख में रखा जाता है। चिकित्सक की देख रेख में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि एक साथ जब वो एक यूनिट मतलब रक्त वो डोनेट करता है, उसकी कुछ मात्रा उसके हिसाब से अगर उसने ब्लड डोनेट किया है तो उसके शरीर में कुछ प्रतिक्रियाएं हो सकती है, जैसे उसको चक्कर आ सकता है या उसको ठंड लग सकती है, कुछ न कुछ प्रतिक्रियाएं होगी उसके शरीर में। तो उन प्रतिक्रियाओं को रोकने के लिए, उन प्रतिक्रियाओं के लिए कुछ दवाइयां देने के लिए उसको उस चिकित्सक की देखरेख में रखा जाता है। बाद में अब ये दाता है, अब जो आंकड़े हैं नए आंकड़े कि वापस रक्त संग्रहण के कितने दिनों के बाद में बन जाता है, तो बता देता हूँ। 2-3 दिन के भीतर प्लाज्मा बन जाता है। हमने ब्लड डोनेट कर दिया और ब्लड डोनेट करने के बाद 2-3 दिन के भीतर तरल भाग प्लाज्मा बन जाएगा और 36 दिन के भीतर, 36 दिन में कणिकाएं बनना प्रारंभ हो जाएगी। कणिकाएं वापस उस रक्त के अंदर स्थापित हो जाएगी। तो ये हुआ, ये इसके वापस रक्त का वापस हमारे शरीर के अंदर संचरण, वापस उसकी मात्रा बनने की प्रक्रिया। ठीक है, तो ये रक्त संग्रहण हुआ। उसी तरह से हम पढ़ेंगे रक्त का आधान। ये रक्त का आधान, यानी आधान का मतलब है किसी, तो बच्चों तो हमने रक्ताधान, रक्त का संग्रहण, और अब हम पढ़ेंगे रक्त का आधान, ट्रांसफ्यूजन जिसे हम बोलते हैं। किसी दूसरे मरीज के अंदर, किसी मरीज में रक्त चढ़ा, उसे कहते हैं रक्त का आधान। अब जो रक्त का आधान होता है, ठीक उसी प्रकार से होता है सबसे पहले कि रक्त चढ़ाते समय दूसरे मरीज के शरीर में जो रक्त चढ़ाएंगे, तो उस चढ़ाने वाले रक्त को 30 मिनट पहले उस ठंडी जगह से बाहर निकाला जाता है। उसी प्रवेशनी नलिका की सहायता से उस रक्त को वापस ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, वापस उस मरीज के शरीर के अंदर उसको चढ़ाया जाता है। ठीक है, कुछ विशेष सावधानियां रखना बहुत ही जरूरी है कि दाता व मरीज का, एक तो रक्त समूह का मिलान करना जरूरी है, रक्त समूह का मिलान यह जरूरी हो गया। दूसरा, आरएच कारक का मिलान करना भी बहुत ही जरूरी है। इसके अतिरिक्त जब रक्त चढ़ जाता है तो उसके बाद में लगभग आधे घंटे तक या 1 घंटे तक या कुछ समय के लिए उस मरीज को चिकित्सक की निगरानी में रखा जाता है। ये सारी और सावधानियां, ये सारी सावधानियां है। रक्त समूह का मिलान करना, आरएच कारक का, ये बहुत जरूरी है। अगर यह हमने गलती कर दी या रक्त चढ़ाते समय गलती कर दी तो इस मरीज के लिए बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये चीजें होंगी। अगर हम बात करें कि आधान, रक्त का जो आदान है वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? रक्त के आधान के 2 भाग है। मैं यहीं से बता रहा हूँ या इसको मिटाकर बता देता हूँ। यही 2 प्रकार से होता है रक्त का आदान, 2 प्रकार से होता है। एक होता है समजीवी आधान और एक होता है समजात आधान। देखो इन दोनों को, समजीवी आधान और समजात आधान,
इन दोनों को अच्छी तरीके से समझना है। तो यहाँ इन वर्णों पर सम का मतलब समान होता है जीव। जैसे मैं एक जीव हूं, तो मैं खुद, मेरे लिए मेरा रक्त संग्रहित किया गया और वापस मेरे लिए ही काम में लेना, स्वयं का संग्रहित रक्त स्वयं के लिए काम लेना, स्वयं के लिए ही काम में लेना, वो तो क्या कहलाता है? समजीवी आदान कहलाता है। अच्छा, समझा, जिसमें जात समान, हमारी जाति कौन सी? मानव जाति। और मानव जाति समान है तो एक ही मनुष्य के अंदर वापस मेरा रक्त किसी दूसरे मनुष्य में चढ़ाना या किसी दूसरे मनुष्य का रक्त चढ़ाना, तो वो हो जाता है समजात आदान। किसी दूसरे मनुष्य का रक्त चढ़ाना हो जाता है समझाता था। तो ये चीजें हमने पढ़ी है रक्त के आधान के अंतर्गत। अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट की। तो ये कंप्लीट हो चुका है, रक्त आधान हो गया, रक्त का आधान। रक्त का जीन परारूप यानी जीनोटाइप ऑफ ब्लड, वो हम बात करेंगे। रक्त का जीन प्रारूप किस तरह से तैयार होता है? तो रक्त का जीन प्रारूप 3 युग्म विकल्पियों की सहायता से तैयार होता है। ठीक है, कौन कौन से जीन मतलब युग्म विकल्पी जीन? एक तो है IA, IB और जिसे हम I0 कह सकते हैं या कह सकते हैं स्मॉल I। इन्हीं की सहायता से रक्त का जीन प्रारूप तैयार किया जाता है। देखो, जीन प्रारूप का महत्व क्या है, किस तरह से ये काम आने वाला, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो ये जो जीन प्रारूप, देखिए जीन प्रारूप किस तरह से, रक्त समूह आ जाएगा यहाँ और यहाँ आ जाएगा जीन प्रारूप। इन 3 युग्म विकल्पियों की सहायता से IA, IB और I0 की सहायता से, मतलब ये प्रतिजन के साथ में, ये प्रतिजन A, ये प्रतिजन E, या किसी प्रकार का कोई प्रतिजन नहीं है तो 0 या इसे हम किसे लिख सकते हैं? स्मॉल I से लिख सकते हैं। जैसे रक्त समूह कौन सा हो गया? A हो गया, तो इसका जीन प्रारूप क्या हो गया? IA हो गया। अगर वो स्त्री है, अगर वो क्या है? स्त्री, तो उसका रक्त का जीन प्रारूप क्या हो जाएगा? IA स्मॉल I। इसके अंदर एक A प्रभावी रहता है। अगर रक्त समूह क्या है? B, तो उसके अंदर हो गया IB, एक मिनट, IB, ये हो गया। अगर वो स्त्री है, रक्त समूह B वाले क्या है? स्त्री, तो IB स्मॉल I हो गया। अगर किसी का रक्त समूह AB है तो IA, IB, दोनों में एक समान रहेगा, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। अच्छा, अगर वो रक्त समूह O है तो उसके अंदर रक्त समूह होगा स्मॉल I। यह हम इसे लिखते हैं I0, क्योंकि इसके अंदर किसी प्रकार का प्रतिजन नहीं पाया जाता, इसमें दोनों प्रतिजन पाया जाता है, तो A और B, ये हो गया इसका जीन। मतलब प्रतिजन की सहायता से ही जीन प्रारूप तैयार किया जाता। तो रक्त समूह कितने हो गए? 4। जीन प्रारूप कितने बन गए? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, टोटल 6 जीन प्रारूप। यह सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अप्रभावी जीन प्रक्रिया का उदाहरण है, ये देखिए अप्रभावी है दोनों ही। जैसे हमने मटर के पौधे पढ़े थे बोलने, शुद्ध बोलने, ये अप्रभावी जनक पौधे हैं, ये इन्हें हम अप्रभावी जनक पौधे कह सकते हैं, बोलने पौधे कह सकते हैं, ये अप्रभावी है। तो इसी प्रकार से अप्रभावी, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, अप्रभावी जीन प्रारूप कह सकते हैं, अप्रभावी जीन प्रारूप। यह क्वेश्चन बन सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अप्रभावी जीन प्रक्रिया, अप्रभावी जीन प्रक्रिया का उदाहरण
कौन सा रक्त समूह है, कौन सा रक्त समूह है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया कौन सा रक्त समूह है ओ। यह बहुत इंपॉर्टेंट रक्त समूह ओ। ये अगर पेपर डिफिकल्ट आता है तो इसमें इस तरह का 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे आपको जीन प्रारूप से किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं या किस तरह ये जीन प्रारूप हमारे लिए काम आता है उस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए रक्त के जीन प्रारूप का अगला जो पॉइंट है वह आनुवंशिक महत्व। रक्त के जीन प्रारूप का आनुवंशिक जो जेनेटिक इंपॉर्टेंस है वो क्या है, आनुवंशिक महत्व। आनुवंशिक महत्व देखिए हीमोफीलिया जैसी बीमारियां, जो आनुवंशिक बीमारी है हीमोफीलिया, उसका पता लगाने के लिए जीन प्रारूप उपयोगी है। अच्छा किसी में सफल रक्तदान करवाना है तो जीन प्रारूप का मिलान करना जरूरी है, बारीकी से उसको हम पहचान सकते हैं। भ्रूण के अंदर रक्त चढ़ाना है तो और कई प्रकार की आनुवंशिक बीमारियां जैसे मोटापा है या गंजापन है, उनका इलाज, उनके रोगों की जीन में कहाँ कमी है उसको पहचाना जा सकता है। किसकी सहायता से, इस जीन प्रारूप की सहायता से। और सबसे बड़ा जो महत्व है वो है कि जीन प्रारूप की सहायता से पैतृकता संबंधी विवाद हल किए जा सकते हैं। विवाद हल करना कैसे, पैतृकता मतलब असली माता पिता का पता लगाना कि कोई बच्चा है, जैसे कोई लड़का है, कोई भी लड़का है या लड़की है, लड़की, ठीक है। रक्त समूह कौन सा, उसका रक्त समूह बी है, उसका रक्त समूह कौन सा हो गया, बी हो गया। अब उसके ऊपर पैतृकता है कि दो दंपति, दो माता पिता अधिकार जता रहे हैं, अलग अलग बता रहे हैं कि ये बच्चा, एक माता पिता तो कह रहे हैं ये प्रथम दंपति होगी, प्रथम दंपति, ये नहीं है इसके अंदर हम मेंडल के नियमों को काम में लेंगे, प्रथम दंपति, और ये हो गई इधर द्वितीय दंपति। वो दोनों इस पर अधिकार जता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये बच्चा हमारा है और ये कह रहे हैं ये बच्चा हमारा है। प्रथम दंपति के अंदर माता पिता, अच्छा माता पिता पहले ले लेते, एक ही बात है, पिता माता। तो पिता का जो रक्त समूह में इसके कोष्टक में लिखा, पिता का जो रक्त समूह है वो है O, और माता का रक्त समूह है वो है AB। यहाँ मैं जीन प्रारूप लिख रहा हूँ, पिता का जीन प्रारूप क्या होगा, स्मॉल आई स्मॉल आई। अच्छा माता का रक्त समूह क्या होगा, IA IB। एक तो ये दंपति होगा, द्वितीय दंपति जिसमें भी एक माता है जिसका रक्त समूह B है, और प्रथम दंपति जिसमें ये द्वितीय दंपति के पिता है जिसका रक्त समूह है A। कंडीशन को समझना ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रक्त के जीन प्रारूप, जीन प्रारूप हमने पढ़ लिए, ये इसका जीन प्रारूप, इसका भी जीन प्रारूप मैं यहाँ लिख देता हूँ। पिता का जीन प्रारूप क्या होगा, IA। अच्छा माता का जीन प्रारूप क्या होगा, IB स्मॉल। जैसे ही हम उनका वापस कंडीशन समझा, रक्त के जीन प्रारूप का आनुवंशिक महत्व, इसका सबसे बड़ा जो महत्व था कि पैतृकता संबंधी, यानी कि असली माता पिता का पता लगाना कि दो दंपतियों में विवाद हो चुका है एक बच्चे की खातिर, एक लड़का या लड़की की खातिर जिसका रक्त समूह B है, ठीक है। दो दंपति है जिस पर बराबर अधिकार जता है, जिसमें पिता, प्रथम दंपति पिता का रक्त समूह कौन सा है O, और माता का रक्त समूह AB। पिता जिसमें द्वितीय दंपति में पिता है और माता B। हमने इनका जीन प्रारूप के नीचे लिख लिया है,
और चीन पर आलू मैंने पहले भी बता दिया है। मेंडल के नियमानुसार इनका हम क्रॉस करवाएंगे, जिस तरह से मेंडल में करवाए थे क्रॉसिंग ओवर। अब तक के नतीजों से तो ऐसा लगता है हमको, जैसे बाहर से ऐसा लगता है, पहली मर्तबा ऐसा लगता है कि इसमें द्वितीय दंपति में माता का रक्षों में बी है। तो लगना तो ऐसे चाहिए कि ये जो बच्चा है, ये जो लड़का या लड़की है, वो किनका होना चाहिए? द्वितीय का। लेकिन पहले पता करते हैं द्वितीय का है या नहीं है। इनके बीच में भी हम क्रॉस करवाएं। IA जो बच्चा हुआ, जो F1PD प्राप्त हुई है, IB मतलब जो भी लड़का लड़की पैदा हो रहा है उसका रक्त समूह कौन सा है? AB है। अच्छा, IA स्मॉल है, बोलो रक्त समूह कौन सा है? A है। अच्छा, इसका इसके साथ IB, बोलो रक्त समूह AB, ये IA स्मॉल, यानी कि रक्त समूह कौन सा हो गया? ए। मतलब द्वितीय दंपति उसके असली हकदार नहीं है। तो यहाँ भी हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए IA स्मॉल आई, यहाँ पर जो रक्त समूह है वो कौन सा है? ए। इसका इसके साथ में क्रॉस करवाया IB स्मॉल आई, यानी कि रक्त समूह कौन सा है? बी। तो यहाँ हमें पता लग रहा है कि जो F1PD यहाँ जो लड़का उत्पन्न हो रहा है, लड़का या लड़की जो भी संतान उत्पन्न हो रही है, उसमें बी ग्रुप वाली संतान है। इसका मतलब है प्रथम दंपति ही उसके असली हकदार है। ये देखिए, आप आगे और भी क्रॉस करवा लीजिए। IB स्मॉल आई और IA स्मॉल आई, ये B है और ये A। 4 संतान है जिसमें से 2 B है और 2 क्या है? A है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि हमने जीन प्रारूप की सहायता से अपने असली माता पिता का पता लगाया। तो ये अगर हमारे सामने ऐसी दुविधा हो, मैं नहीं कहता हूँ कि ये किताबों में लिखा हुआ है, ये हमने यहाँ पर पढ़ करके प्रयोग द्वारा समझा। अब इसको अपने जीवन में उतारना है। कहीं भी अपने जीवन में ऐसी समस्याएं हो, यानी कि एजुकेशन शिक्षा ग्रहण करने का मतलब अपने जीवन में उसको उतारना। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने बताया। आपके सामने ऐसी कभी भी जीवन में दुविधा हो तो इस एग्जाम्पल का उदाहरण दे सकते हैं कि आपके सामने 2 दंपति एक बच्चे पर अधिकार जता रहे हैं, तो इसके नतीजे को आप आसानी से पहचान सकते हो कि उसके असली हकदार है वो कौन है। ओके, तो ये पॉइंट्स भी अपना कंप्लीट हुआ। अब हम इम्पोर्टेंट पार्ट्स पर चर्चा करेंगे, जिनमें से कई बार क्वेश्चन बनता है। ये जो क्वेश्चन है वो ये हो गया, ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे अंगदान। अंगदान यानी शरीर के, अपने बॉडी का कोई पार्ट्स, कोई अंग, शरीर के किसी ऊतक या अंग को दान कर, क्या कहलाता है? अंगदान कहलाता है। यानी अपना शरीर का कोई भी पार्ट्स है उसको दान में दे देना, वो है अंगदान। जरूरी है अंगदान, क्योंकि आज की जो कंडीशन हो चुकी है कि इनके आंकड़ों पर हम बात करेंगे कि अंगदान की किस तरीके से आवश्यकता इस दुनिया के अंदर, इस देश के अंदर। तो हम अपनी आंखें हैं वो दान कर सकते हैं, हृदय दान कर सकते हैं, अपनी हड्डियां तक दान कर सकते हैं। देखिए, अंगदान करना बहुत जरूरी है। कह सकते हैं कि अंगदान महादान। हमारा शरीर जो है, शरीर पंच तत्व से मिलकर बना है, पंच तत्व से मिलकर के बना है, पंच तत्वों से। पंच तत्व कौन कौन से? अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश और जल। इन सब से मिलकर के बना और मृत्यु के पश्चात इन्हीं के अंदर वापस वो मिल जाना है। इसलिए हमारे शरीर उस राख में,
उस दाह के अंदर मिलने से अच्छा, उस मिट्टी में मिलने से अच्छा है कि किसी के काम आए, किसी मनुष्य के काम आए। कि कहा गया है ऋषि मुनियों ने कि भारतीय दर्शन में भी कहा गया है कि अंग दान करना, शरीर का दान करना या किसी उत्तर का दान करना सात्विक श्रेणी का दान माना जाता है। ऋषि मुनियों ने भी कहा है कि पशु मरे, कि कोई जानवर मरे, कि पशु मरे मनुज के सो काम संवारे, लेकिन मनुज मरे किसी के काम नहीं आवे। ज्यादातर कंडीशन में यही देखा जाता है कि पशु जब उसकी मृत्यु होती है तो मनुष्य के 100 काम वो संवारता है, लेकिन मनुष्य की मृत्यु होती है तो अंगदान नहीं हो पाने की वजह से उसका कोई महत्व नहीं हो पाता है। इसलिए हमें, मेरे कहने का मतलब है कि अंगदान करना चाहिए। अंगदान की आवश्यकता, अंगदान की आवश्यकता किस कंडीशन में? आंकड़े बता रहे हैं कि अंगदान की बहुत ज्यादा जरूरत है। कि हमारे देश में 2 लाख लोगों को गुर्दे की आवश्यकता है, गुर्दे की जरूरत है। लेकिन कितने को मिल पाता है? 7 से 8 हजार व्यक्तियों को ही गुर्दे मिल पाते हैं। बाकी हर साल 5 लाख लोग अंगदान नहीं हो पाने की वजह से, अंग खराब होने की वजह से या अंग का प्रत्यारोपण नहीं होने की वजह से मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। 50,000 लोगों को हृदय की जरूरत होती है, हृदय प्रत्यारोपण की आस में बैठे रहते, आवश्यकता होती है। लेकिन 10 से 15 लोगों को ही यह हृदय मिल पाते, उन्हीं का हार्ट ट्रांसफर हो पाता है। तो ये आंकड़े बता रहे हैं कि अंगदान की कितनी आवश्यकता है। 50,000 लोगों को गुर्दे यकृत की आवश्यकता है, लेकिन मात्र 700 से 800 व्यक्तियों को भी यकृत मिल पाता है। तो ये कंडीशन हो चुकी है आज की। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि अंगदान महादान, अंग का दान करना चाहिए। और एक व्यक्ति अपने शरीर के अंगों का दान करके 50 जरूरतमंद लोगों की उन आवश्यकताओं को पूरी कर सकता है। तो ये हुआ अंगदान की आवश्यकता। और इस अंगदान के महत्व, इतना महत्व है कि पुराने समय के अंदर समाज की भलाई के लिए महर्षि दधीचि नामक ऋषि ने अपनी पूरी हड्डियां दान में कर दी थी। तो वो समाज की भलाई हमें हमेशा करनी चाहिए। अगर हम बात करें कि अंगदान के महत्व को बढ़ाने के लिए, अंगदान के महत्व को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष भारत सरकार हर वर्ष 13 अगस्त को अंगदान दिवस मनाया जाता है। लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक उत्सव की तरह मनाया जाता है, ताकि कोई ना कोई व्यक्ति संकल्प ले ले कि मैं मृत्यु पश्चात अपनी आंखें दान करूंगा। क्योंकि आंखें 5 से 6 घंटे तक मनुष्य की जीवित रहती है, आंखों को निकाला जा सकता है। तो लोगों को जागरूकता पैदा करने के लिए 13 अगस्त को अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर जो दिवस मनाया जाता है उसका महत्व कि अभी 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया था। क्यों मनाया जाता है पता है सबको कि 22 अप्रैल को विश्व, पता नहीं है तो कहीं पढ़ करके वो पता कर लेते, लेकिन क्यों मनाया जाता है इसका कारण जानना बहुत जरूरी है। इस विश्व पृथ्वी दिवस यानी पृथ्वी के बारे में लोगों को जागरूक करना कि हमारी पृथ्वी किस तरह से प्रदूषित हो रही है, किस तरह से पृथ्वी को प्रदूषित होने से बचाना, यानी कि उसके बारे में लोगों को सोचना। लोग सोचते हैं और फिर कोई ना कोई हल निकालते हैं कि ज्यादा प्रदूषण हो रहा है और ज्यादा प्रदूषण की वजह से महामारियां भी
फैल सकती है। इसलिए लोगों को जागरूक करने के लिए, वापस उसको बार बार उसको अवगत करवाने के लिए, याद दिलवाने के लिए ये दिवस मनाए जाते हैं। जैसे शहीद दिवस मनाए जाते हैं तो शहीदों को याद करने के लिए, ताकि लोगों को प्रेरणा ले देश की सेवा करने की। अब हम बात करते हैं अंगदान हो गया। यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा था, वो बन रहा था 13 अगस्त, जिसे अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात करते हैं देहदान, बहुत जरूरी है देहदान। अंगों का दान करने के लिए संपूर्ण शरीर का दान करना देहदान कहलाता है। पूरे शरीर का, पूरी बॉडी का दान कर देना वो कहलाता है देहदान। देहदान का महत्व देखिए नंबर। और एक बात बता दूं कि देहदान पूर्ण कर सकता है जिस व्यक्ति की दिमागी मृत्यु हुई है, दिमागी मृत्यु जिसे हम कहते हैं ब्रेन डेथ। दिमागी मृत्यु होने पर ही देहदान किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता। लेकिन 1000 में से केवल एक व्यक्ति की ही दिमागी मृत्यु होती है। व्यक्ति जब कोमा में चला जाता है, मतलब मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है और सारे अंग काम करते हैं, तो उस स्थिति के अंदर देहदान किया जा सकता है। इसी वजह से देहदान बहुत ही कम हो पाता है। देहदान का महत्व नंबर 1, यह है पहला महत्व। शरीर के सभी अंगों का दान करके 50 लोगों की सहायता कर सकते आसानी के साथ। नंबर 2, डॉक्टरी शिक्षा प्राप्त करने वाले, जो मेडिकल की शिक्षा प्राप्त, डॉक्टरी शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी मृतदेह का अध्ययन करके एक बेहतरीन चिकित्सक बन सकते हैं। बेहतरीन चिकित्सक बन सकते हैं। ऐसी कोई समस्या नहीं, बन सकते हैं। यह समस्या, ये दो महत्व बहुत इंपॉर्टेंट महत्व कि देहदान का पहला महत्व कि शरीर के सभी अंगों का दान किया जा सकता है, 50 जरूरतमंद लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता। और डॉक्टरी शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को अगर मृतदेह दान के रूप में मिल जाती है, तब वो एक बेहतरीन चिकित्सक बन सकते हैं। अभी इस जो कोरोना वायरस के कारण कोविड-19 जो बीमारी चल रही है, उसके लिए कई लोग अपनी इच्छा अनुसार अपना शरीर दे रहे हैं डॉक्टरों को प्रैक्टिकल के लिए, कि हमारे ऊपर इस वायरस और इस लगने वाली कुछ वैक्सीन नहीं बनने वाली दवाई का आप प्रैक्टिकल कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, प्रयोग कर सकते हो। तो वो लोग इतिहास के अंदर जाने जाएंगे, ऐसे लोगों को लोग पूजेंगे। अगर हम बात करें कि जो दूसरा इसका जो महत्व हो चुका है, अब हमारे समाज के अंदर अंगदान व देहदान के कुछ ज्वलंत उदाहरण जिनसे हमारे समाज को बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलती है, उनके बारे में हम चर्चा करें।
जो एक क्रांति के ध्वजवाहक मतलब नई क्रांति पैदा की थी, जिन्होंने अपने शरीर के अंगों का या शरीर की पूरी बॉडी का, पूरे शरीर का दान करके एक नई क्रांति पैदा की थी। तो उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, एक 90 वर्षीय महिला कैप्टन लक्ष्मी सहगल। ये लक्ष्मी सहगल, आपको बता दूं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ आजादी की लड़ाई लड़ने वाली एक महिला थी, जिन्होंने 90 वर्ष की उम्र में लक्ष्मी सहगल ने अपनी दोनों आंखें दान की, दोनों आंखें दान, और 2 लोगों की जिंदगी में उजाला भरा था अपने दोनों आंखों की सहायता से। अदर एग्जाम्पल, महान साहित्यकार विष्णु प्रभाकर ने देहदान किया। साहित्यकार तो बहुत बड़े, यानी साहित्य की दुनिया में अपना अच्छा नाम रखते थे विष्णु प्रभाकर। समाज सेवी, जिन्होंने समाज की सेवा में अपनी जिंदगी गुजार दी थी, समाज सेवी नाना देशमुख, इन्होंने जिनको मृत्यु के बाद में भारत रत्न से नवाजा गया था। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है जो 1954 में प्रारंभ किया गया था। नाना देशमुख को मृत्यु के पश्चात नाना देशमुख वे बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने भी देह का दान किया। तो समाज सेवी नाना देशमुख और बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने मृत्यु पर्यंत अपनी देह का दान किया। और बता दें कि इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से भी नवाजा गया है। अच्छा, एक और उदाहरण, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। हाल ही में, अभी वर्तमान के अंदर घोषणा की गई थी, हाल ही में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में देहदान की घोषणा करने वाले व्यक्ति कौन है। तो हाल ही में पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर वे एक लड़के है साध्वी ऋतंभरा ने देहदान की घोषणा की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा जा सकता है एग्जाम में, घोषणा की। ठीक है, ये एक क्रांति के ध्वजवाहक के रूप में इन्हें जाना जा सकता है कि कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने अपने 90 वर्ष की उम्र में दोनों आंखें दान की। विष्णु प्रभाकर ने देहदान किया, साहित्यकार थे समाज सेवी नाना देशमुख और ज्योति बसु ने देहदान किया। और हाल ही में भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर और साध्वी ऋतंभरा ने भी देहदान की घोषणा की। कौन कर सकता है अंगदान व देहदान, उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। आखिरी पॉइंट है इस लेसन का, कौन कर सकता है अंगदान व देहदान। देखिए, कोई भी व्यक्ति अंगदान व देहदान कर सकता है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, लिंग का हो, क्या कर सकता है? अंगों का दान और देह का दान कर सकता है। अच्छा,
बच्चों से लेकर बुजुर्ग अंगदान व देहदान कर सकते हैं। कोई समस्या नहीं। तीसरा, यदि बच्चे की उम्र 18 से कम है, बच्चे की उम्र 18 से कम है, तो माता पिता से अनुमति पत्र लेना पड़ता है, यानी लिखाना पड़ता है। इसकी जिम्मेदारी होती है वो माता पिता के लिए होती है। चौथा, अगर कोई इच्छा अनुसार मतलब कोई व्यक्ति अंगदान करना चाहता है तो दो गवाहों की उपस्थिति में दो गवाह होना बहुत जरूरी है। दो गवाहों की उपस्थिति में शपथ पत्र देना पड़ता है, एफिडेविट देना पड़ता है, शपथ पत्र देना होता है। पांचवा जो पॉइंट है, यदि कोई व्यक्ति यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात अंगदान व देहदान का अधिकार उसके संरक्षक के पास होगा। ओके, ध्यान से समझें इन पॉइंट्स जो मैंने साथ लिखे हैं आपके। कौन कर सकता है अंगदान और देहदान? सब चीजें आपको बोर्ड पर ही लिख करके समझाई गई है। कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म जाति लिंग का हो, कोई मतलब नहीं है, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, धर्म किसी भी धर्म का हो, सिख हो, ईसाई हो, सब भाई है, कर सकता है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग अंगदान कर सकते हैं। अगर बच्चे की उम्र 18 से कम है तो माता पिता से अनुमति पत्र या संरक्षक से अनुमति पत्र लेना पड़ता है। अच्छा, कोई व्यक्ति अंगदान करना चाहता है तो दो गवाहों की उपस्थिति में शपथ पत्र देना पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति को की मृत्यु के पश्चात अंगदान और देहदान करने की इच्छा है या उसके घर वाले हैं तो इसका अधिकार, अंगदान और देहदान का अधिकार किनके पास होगा? संरक्षक के पास में होगा। तो ये पॉइंट्स हमने क्लियर किए हैं। इनके अलावा भी एक दो पॉइंट्स बाहर से भी क्लियर हमने कर दिए हैं। आशा करता हूँ कि पूरा का पूरा लेसन आपके समझ में आया होगा। और जहाँ भी आपके जो भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट्स करके बता दें कि ये पॉइंट्स हमारे समझ में नहीं आ रहा, वापस मैं बता दूंगा। ओके, धन्यवाद।